मैं आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। आज पढ़ने वाले हैं बाबू क्वेश्चन बैंक मानचित्र का अध्ययन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 हम आपको पढ़ा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव के 1 शॉट वीडियो करा चुके हैं। एनसीईआरटी के प्रश्नावली वाला जितना भी पूछा गया था एनसीईआरटी में प्रश्नावली के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में जितने भी सब्जेक्टिव पूछे गए हैं सारे के सारे 1 शॉट वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। समोच्च रेखा को क्या करना है, परिभाषित करना है। फिर समोच्च रेखा क्या है इसके बारे में हमें लिखना है। यह क्वेश्चन 2012 में, 2015 में, 2018 में कितने नंबर में पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया है। तो आप ये सबसे पहले जाने की समोच्च रेखा ऊंचा वक्र निरूपण करने की विधि है। क्या है, ऊंचा वक्र निरूपण करने की विधि है। तो ऊंचा वक्र क्या होता है बबुआ, ऊंचा वक्र बोलने का मतलब देखो अपने पृथ्वी पे कितने सारे भू आकृति है, इन्हीं सारी भू आकृतियों को समतल ब्लैक बोर्ड पर कागज पर दिखा देना ही क्या कहलाता है, ऊंचा वक्र निरूपण कहलाता है, ऊंचा वक्र प्रदर्शन करना कहलाता है। भूमि पर के जो भी आकृति अपने आसपास जो देख रहे हो, पुल, खंभा, मकान, जो भी भूमि पर है, जो भी वस्तुएं भूमि पर है, उसको क्या करना, समतल ब्लैक बोर्ड पर कागज पर दिखा देना क्या कहलाता है, ऊंचा वक्र निरूपण कहलाता है, ऊंचा वक्र प्रदर्शन कहलाता है। तो समोच्च रेखा क्या है बाबू, ऊंचा वक्र निरूपण करने की विधि है। मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समोच्च रेखा कहलाती है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो मानचित्र पर मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समुद्र तल से किसी 2 समान ऊंचाई वाले स्थानों को, जो कहाँ पे मौजूद हो, धरती पे मौजूद हो, धरती पे उपस्थित हो, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले किसी 2 भू आकृति को उन दोनों के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, कहाँ पे, मानचित्र पे मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, समोच्च रेखा कहलाती है। हमारी बातों को सुनिए बबुआ और समझने की कोशिश करिए हम क्या बोल रहे हैं। समुद्र तल से, समुद्र तल बोलते किसको है बाबू, समुद्र के नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे क्या होता है, जमीन रहता है, कंकड़ पत्थर घास वगैरह पेड़ उड़ वगैरह जमा होता है। समुद्र के ऊपर में रहता है पानी और समुद्र के नीचे में जाएंगे तो क्या रहता है, कंकड़ पत्थर रहता है, घास वगैरह जमा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, समुद्र तल बोलते हैं। तो समुद्र तल से धरातल पर पाई जाने वाली समान 2 भू आकृतियों को, भू आकृति कुछ भी हो सकता है, पुल, खंभा, मकान, कुछ भी ले लो, दोनों भू आकृति की ऊंचाई अगर समुद्र तल से समान है बाबू, उन दोनों के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मानचित्र में क्या कहलाती है, समोच्च रेखा कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, समझो, ये क्या है, अपना घर है बाबू, ये हमारा दोस्त का घर है या पुल, खंभा जो भी है। तो यह हो गया समुद्र तल, यह हो गया समुद्र तल। इसकी ऊंचाई 10 फीट है बाबू समुद्र तल से, इसकी भी ऊंचाई क्या है, 10 फीट है समुद्र तल से। तो दोनों भू आकृति की ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से 10-10 फीट है। तो इन दोनों के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, समोच्च रेखा कहलाती है। यही हो गया बाबू अपना समोच्च रेखा। यह समुद्र तल है, समुद्र तल से 2 भू आकृति क्या है, समान ऊंचाई पर है बाबू। दोनों भू आकृति का समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, समान है, 10-10 फीट है। दोनों समान भू आकृति को अगर मिला देंगे बाबू, काल्पनिक रेखा से मानचित्र पे दिखा देंगे तो यही क्या कहलाएगा, समोच्च रेखा कहलाएगा। परिभाषा में एकदम साफ बोल रहा है कि मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, समोच्च रेखा कहलाती है। विभिन्न ऊंचाई के लिए अलग अलग समोच्च रेखा खींची जाती है। कितने सारे भूमि पे आकृति है, सभी भू आकृतियों को मानचित्र पर दिखाने का तरीका अलग अलग होता है बाबू। अलग अलग समोच्च रेखाओं द्वारा अलग अलग भू आकृतियों को दिखाते हैं। इस विधि को ऊंचा वक्र प्रदर्शन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और अगर कोई अच्छी विधि है बाबू ऊंचा वक्र निरूपण करने की, यानी किसी भी भू आकृति को मानचित्र पर दिखाने की, तो वह सबसे बेहतरीन विधि कौन सा है, सबसे अच्छा विधि कौन सा है, तो समोच्च रेखा विधि। क्या है, समोच्च रेखा के द्वारा अच्छे से किसी भी भू आकृति को दिखा पाते हैं बेहतरीन तरीका से। मैं समझ के चलता हूं कि आपको समोच्च रेखा समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीका से। अगला क्वेश्चन है, तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई में अंतर स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन 2016 में, 2020 में कितने नंबर में पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया है। तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई भी क्या है बाबू, ऊंचा वक्र निरूपण करने की 2 विधि है। क्या है, ऊंचा वक्र निरूपण करने की विधि है। तो इन दोनों ऊंचा वक्र निरूपण करने की विधि में हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। इन दोनों के बीच हमें अंतर को बताना है। यह क्वेश्चन 2020 में, 16 में पूछा गया है 2 नंबर में। तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई में निम्नलिखित अंतर है, यानी कि अंतर नीचे दिया गया है। चलो अंतर को देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है।
पहला अंतर क्या है बाबू, देखो एक तरफ लिखेंगे तल चिन्ह, दूसरा साइड लिखेंगे स्थानिक ऊंचाई। तो तल चिन्ह सबसे पहले कहते किसको है, आप इसको परिभाषित कर दीजिए, पहला अंतर तो यही हो जाएगा। और स्थानिक ऊंचाई को परिभाषित कर दीजिए, तो दोनों में एक अंतर हो जाएगा। तल चिन्ह बाबू समुद्र तल से किसी भी भू आकृति को ऊंचाई माप कर दिखा देंगे मानचित्र में, तो यही कहलाता है तल चिन्ह। हमने क्या बोला, हमारी बातों को अच्छे से सुनिए। समुद्र तल से किसी भी भू आकृति की मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं, तल चिन्ह बोलते हैं। जैसे में हो गया यह समुद्र तल, यह अपना हो गया बाबू समुद्र तल, यह कोई भी आकृति है, घर ही हो गया, चाहे यह पुल हो गया, यह खंबा हो गया, इसको अगर ऊंचाई माप लेंगे बाबू समुद्र तल से कि कितना ऊंचा है, तो यही क्या कहला गया, तल चिन्ह कहला गया। यहाँ पे 10 फीट है ऊंचाई मान लो घर के, या 15 फीट है घर की पुल की ऊंचाई, यहाँ पे 20 फीट है खंभा की ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो यही कहलाएगा क्या, तल चिन्ह। यहाँ पे परिभाषा में अच्छी से तरीका से बोल रहा है कि समुद्र तल से किसी भू आकृति जैसे दीवारों, पुलों, खंभों, पत्थरों, पहाड़ों के बीच मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं, तल चिन्ह बोलते हैं। सीधा सिंपल सी बात, समुद्र तल से किसी भी भू आकृति को माप लो, उसकी ऊंचाई को, किसी भू आकृति को समुद्र तल से किसी भी भू आकृति के ऊंचाई को क्या कर लो, माप लो, उसी को क्या बोलेंगे, तल चिन्ह बोलेंगे। स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं, स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। स्थान विशेष का मतलब बाबू कोई खास जगह, जैसे मुख्यमंत्री का निवास हो गया, प्रधानमंत्री का घर हो गया, जहाँ पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, निवास बोलते हैं। हमारे लिए अपना घर क्या हो गया, खास जगह हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से, हम तल चिन्ह की सहायता लेंगे बाबू और किसी खास विशेष स्थान की ऊंचाई को माप लेंगे, तो यही कहलाता है क्या, स्थानिक ऊंचाई। जैसे में ये देख लो, यह हो गया बाबू समुद्र तल, और ये हो गया बाबू, मान लेते हैं कि कोई हमारा घर है, यह क्या है, हमारा घर है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 फीट है। और यहाँ पे कोई खास जगह है, जैसे मैं मान लेते हैं अपना दोस्त का ही घर है, अपना गोतिया का ही घर है, या पड़ोसन का ही घर है, वह हमसे घर ऊंचा बना लिया, कितना, 5 फीट ऊंचा बना लिया, और बोल रहा है, इतना रहा है कि देखो शैलेश हम तुमसे घर ऊंचा बना लिए। फिर बबुआ कुछ दिन बाद आकर हमसे बोलता है कि देखो ना, तुमसे घर तो हम ऊंचा बना लिए, लेकिन हमें समुद्र तल से ऊंचाई मापने में बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, अधिक पैसा खर्च हो रहा है, हम क्या करें शैलेश। हमारे पास वह परेशान होकर आया, तो हम उसको एक उपाय बताएं कि देखो तुमने हमसे घर बना लिया कितना ऊंचा पे, 5 फीट ऊंचा पे, 5 फीट ऊंचा पे बना लिया, और हमारा घर की ऊंचाई मापा गया है बाबू समुद्र तल से 20 फीट, तो क्यों ना हमारा घर नापा हुआ है 20 फीट समुद्र तल से, तुम हमसे घर बनाए हो 5 फीट ऊंचा, तो जोड़ लो 20 में से 5, क्या हो जाएगा, 25 फीट हो जाएगा। 20 फीट हमारा घर बना है ऊंचा पर, और उसने 5 फीट ऊंचा बना लिया, तो कितना हो गया उसका समुद्र तल से ऊंचाई घर की, 25 फीट हो गया। तो यही क्या कहलाएगा बाबू, स्थानिक ऊंचाई कहला गया। यहाँ पे हम क्या बोले, तल चिन्ह की हम सहायता लिए। तल चिन्ह पर क्या चीज उपस्थित था, हमारा घर उपस्थित था। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष खास जगह, यह हो गया हमारा दोस्त का घर, पड़ोसन का घर, गोतिया का घर, इसकी ऊंचाई को समुद्र तल से माप लिए, तो यही कहलाता है स्थानिक ऊंचाई। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि समुद्र तल से किसी भू आकृति जैसे दीवारों, पुलों, खंभों, पत्थरों, पहाड़ों के बीच मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं, तल चिन्ह बोलते हैं। और स्थानिक ऊंचाई को इस तरीका से बोल सकते हैं कि तल चिन्ह के सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं, स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। इसे मीटर या फीट में प्रदर्शित करते हैं। और बाबू तल चिन्ह यानी कि किसी भी भू आकृति की ऊंचाई को माप देंगे बाबू, तो उसको कौन सा इकाई में दिखाएंगे, मीटर या फीट इकाई में दिखाएंगे मानचित्र पे। मानचित्र में कौन सी इकाई द्वारा प्रदर्शित करेंगे बाबू, तल चिन्ह को मीटर या फीट में दिखाते हैं। इस विधि में यानी कि स्थानिक ऊंचाई विधि में बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या में लिख दी जाती है। तल चिन्ह की ऊंचाई माप लेंगे बाबू, जैसे में तल चिन्ह ये हो गया, तल चिन्ह ये हो गया बाबू, तल चिन्ह की ऊंचाई माप लेंगे और बिंदुओं द्वारा संख्या में बाबू दिखा देंगे कि स्थानिक ऊंचाई तल चिन्ह से इतना ऊंचा है। यहाँ के 25 फीट हो गया, 10 फीट हो गया, 5 फीट हो गया, 50 फीट हो गया। बिंदुओं द्वारा बाबू क्या करेंगे, मानचित्र में विभिन्न ऊंचाई को दिखा देंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 फीट है, 50 फीट है, 100 फीट है। इस विधि में बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या में लिख दी जाती है। तो 50 फीट, 20 फीट यह क्या है, संख्या है। तो ये दो अंतर था बाबू। अगर आपके मन में इन दोनों के बीच और कोई अंतर आपको मालूम है बाबू, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे है पर्वतीय छायाकरण विधि। पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है बाबू? यह भी ऊंचा वक्ष निरूपण करने की एक विधि है। ऊंचा वक्ष बोलने का मतलब किसी भी भू आकृति को क्या करना, समतल ब्लैक बोर्ड पर कागज पर दिखा देना, प्रदर्शन कर देना ही क्या कहलाता है? ऊंचा वक्ष कहलाता है। तो यह क्या है? पर्वतीय छायाकरण विधि ऊंचा वक्ष निरूपण करने की विधि है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है बाबू। कितने नंबर में? 4 नंबर में, यानी कि दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है। तो पर्वतीय छायाकरण विधि होता क्या है? ऊंचा वक्ष प्रदर्शन की वह विधि जिसमें भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम के कोने के प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। कोने के ऊपर से, यहाँ पे क्या होगा? कोने के ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाला हिस्सा अधिक ढाल को दिखाता तथा अधिक ढाल को मानचित्र में गहरी आभा से भर देते हैं। यहाँ पे परिभाषा में साफ साफ बोल रहा है कि बाबू उत्तर पश्चिम के कोने के ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं किसी भी भू आकृति पे। किस पे? किसी भी भू आकृति, पुल, खंभा, मकान, घर, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि क्या है, ऊपर में मैप में आप पढ़े होंगे बाबू कि ऊपर में उत्तर रहता है, नीचे में दक्षिण रहता है और लेफ्ट साइड में पश्चिम रहता है। तो कहाँ से प्रकाश पड़ने की कल्पना कर रहे हैं? उत्तर पश्चिम के कोने के ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना कर रहे हैं किसी भी भू आकृति पर। अगर किसी भी भू आकृति पर उत्तर पश्चिम के कोने से प्रकाश पड़ेगा बाबू, तो ऊपर वाला साइड क्या पड़ेगा? उजला उजला दिखाई पड़ेगा, और जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ेगा वह वाला भाग अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे छाया बनेगा। तो मानचित्र में छाया वाला भाग अधिक ढाल को प्रदर्शित करता है। पर्वतीय छायाकरण विधि में छाया वाला भाग मानचित्र में अधिक ढाल को प्रदर्शित करता है तथा इसे क्या करते हैं? गहरी आभा से भर देते हैं, यानी कि गहरा रंग से भर देते हैं। आभा का मतलब बाबू छाया, और जॉन साइड जिस तरफ का भाग उजला उजला लाइट पड़ेगा बाबू, वह भाग मानचित्र में क्या करता है? कम ढाल को प्रदर्शित करता है। उसे क्या करते हैं? हल्की आभा से भर देते हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार का कलर भी नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि पर्वतीय छायाकरण विधि क्या होता है? तो ऊंचा वक्ष निरूपण करने की यह एक विधि है। इसमें क्या करते हैं? प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। कहाँ से करते हैं? पर किसी भी भू आकृति पर उत्तर पश्चिम के कोने पर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करेंगे। प्रकाश पड़ेगा तो घर के ऊपर वाला भाग पर पूरा लाइट पड़ेगा, तो उजला उजला दिखाई पड़ेगा, चमकीला दिखाई पड़ेगा, और जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचेगा बाबू, वहाँ पे अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा, यानी कि छाया बनेगा। तो छाया बाबू, अंधेरा वाला भाग बाबू पर्वतीय छायाकरण विधि में अधिक ढाल को दिखाता है तथा इसे क्या करते हैं? गहरी आभा से भर देते हैं, छायांकित कर देते हैं। और जिस तरफ ऊपर वाला भाग उजला उजला दिखाई पड़ेगा, तो पर्वतीय छायाकरण विधि में वह कम ढाल को प्रदर्शित करता है मानचित्र में तथा इसे हल्का आभा से भर देते हैं। यहाँ पे यही बोला है, तथा अधिक ढाल को दिखाने के लिए गहरी आभा से भर देते हैं। जबकि प्रकाश वाले हिस्सों को कम ढाल को प्रकट करता है तथा उसे क्या करते हैं? मानचित्र में दिखाने के लिए हल्की आभा से भर देते हैं, या क्या करते हैं? खाली ही छोड़ देते हैं। इस विधि से पर्वतीय क्षेत्रों को ऊंचा वक्ष को प्रभावशाली ढंग से दिखाना संभव होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है बाबू? जैसे हमारा गांव मोहल्ला है, वहाँ पे खाली क्या है? इंसान ही इंसान रहते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? गांव बोलते हैं, मोहल्ला बोलते हैं। तो इसी प्रकार से बाबू जहाँ पे खाली पर्वत हो, खाली पहाड़ ही पहाड़ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय देश बोलते हैं। तो पर्वतीय देश को बाबू, पर्वतीय क्षेत्र को बाबू पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा बहुत ही अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से, प्रभावशाली तरीका से ऊंचा वक्ष निरूपण करते हैं। अच्छे तरीका से ऊंचा वक्ष करके दिखा पाते हैं, संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखा क्या है? इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? किन्हीं 5 को सउदाहरण वर्णन करें। यहाँ पे पूछ रहा है कि समोच्च रेखा क्या है। आप पहले इसको परिभाषित कीजिए। हम कुछ ही देर पहले बताएं कि समोच्च रेखा क्या है। समुद्र तल से किसी भी भू आकृति अगर समान ऊंचाई पर है बाबू, समुद्र तल से कोई भी दो भू आकृति समान ऊंचाई है, तो उसके बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मानचित्र में क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। दो धरातल के समान ऊंचाई वाले, दो समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली, मानचित्र पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं समोच्च रेखा कहलाती है। यहाँ पे ये बोल रहा है, ये हो गया बाबू समुद्र तल, यह हो गया भू आकृति, यह भी हो गया भू आकृति। किसी भी दो भू आकृति है, दोनों भू आकृति का ऊंचाई क्या है? समुद्र तल से 20 फीट है, यानी कि समुद्र तल से दोनों भू आकृति समान ऊंचाई पर है। तो इन दोनों भू आकृतियों के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मानचित्र पर दिखाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। यही हो गया बाबू अपना समोच्च रेखा। तथा समोच्च रेखाओं को मानचित्र में बादामी रंग से दिखाया जाता है। किस प्रकार से समोच्च रेखाओं को मानचित्र में दिखाया जाता है? बादामी रंग से। बादाम खाए हो ना, बादाम जिस कलर का होता है उसी कलर से मानचित्र पे समोच्च रेखाओं को दिखाया जाता है। हमारी बातों को सुनिए गौर से बाबू की समोच्च रेखा होता क्या है? समुद्र तल से समान धरातल पर पाए जाने वाले भू आकृति, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई क्या हो? समान हो, धरातल पर पाए जाने वाली दो आकृति के बीच मिलाने वाली मानचित्र पे काल्पनिक रेखा क्या
कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। ये दोनों भू आकृति की ऊंचाई 20-20 फीट है समुद्र तल से, इनके बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाएगी समोच्च रेखा। यह हो गया समोच्च रेखा, और इसे मानचित्र में बादामी रंग से दिखाते हैं। साथ ही साथ बाबू विभिन्न प्रकार के ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं का तरीका प्रारूप अलग अलग होता है। इसके 500 उदाहरण निम्नलिखित हैं। 500 उदाहरण बाबू नीचे दिया गया है। अपने पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के भू आकृति होते हैं बाबू। विभिन्न प्रकार के भूमि पे पाए जाने वाले वस्तुएं सामान को क्या बोलते हैं? भू आकृति बोलते हैं। इन्हीं भू आकृतियों को अलग अलग समोच्च रेखाओं के द्वारा मानचित्र पे दिखाते हैं। देखो यह पुल है बाबू, यह पुल है, यह बाबू खंभा है या मकान है, जो भी भू आकृति है इन सभी को क्या एक ही तरह के समोच्च रेखा से मानचित्र पर दिखा देंगे? नहीं बाबू, अलग अलग भू आकृतियों को मानचित्र पर दिखाने के लिए अलग अलग समोच्च रेखाओं का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। दिखाने का प्रारूप अलग होता है, खींचने का तरीका अलग अलग होता है। तो अब यही देखेंगे कि किस चीज़ को किस प्रकार के समोच्च रेखाओं द्वारा मानचित्र में दिखाते हैं। पहला आता है कि एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को समान दूरी पर खींचा जाता है। अगर कहीं पे किसी भी भू आकृति का ढाल समान है, सभी जगह सेम है, यह क्या है बाबू? अपना पहाड़ है, पहाड़ है। यह क्या है? भूमि पर की आकृति है। सभी जगह ढाल एक समान है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ढाल क्या है? समान है। तो इसको दिखाने वाली समोच्च रेखाएं क्या होती है? बिल्कुल समान अंतराल में खींची जाती है, समान दूरी पर खींची जाती है। यानी कि इस प्रकार से सभी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। सभी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी समान है। 5 फीट इसके बीच तो 5 फीट इसके बीच, तो इसके बीच भी 5 फीट, इसके बीच भी 5 फीट दूरी होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि अगर ढाल समान है तो सभी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी भी क्या होगी? समान होगी। समान अंतराल में समोच्च रेखाएं खींची जाएगी। खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं पास पास खींची जाती है। अगर कहीं पे ढाल बाबू खड़ी है, बिल्कुल तीव्र ढाल है, तो उसको मानचित्र पे किस प्रकार के समोच्च रेखाएं से दिखाएंगे? यहाँ यानी कि ये देखो पहाड़ है, इसका ढाल बहुत ही तेज है बाबू, यह बहुत ही तेज ढाल है। तो इसको मानचित्र पे कैसे किस प्रकार की समोच्च रेखा से दिखाएंगे? पास पास रेखा खींच के मानचित्र पे दिखाएंगे बाबू। क्या करेंगे? रेखाएं पास पास खींचेंगे। मंद ढाल को यानी कम ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है। अगर किसी भू आकृति का ढाल कम है, ना के बराबर है, तो उसको किस प्रकार के समोच्च रेखाओं द्वारा मानचित्र पर दिखाएंगे बाबू? रेखाएं किस प्रकार से खींचेंगे? दूर दूर खींचेंगे। यह हो गया बाबू कोई भी पहाड़, इसका ढाल क्या है? ना के बराबर है, कम है, तो इसकी किस प्रकार की समोच्च रेखाएं द्वारा मानचित्र में दिखाएंगे? दूर दूर समोच्च रेखा खींचकर मानचित्र में दिखाएंगे। मानचित्र में अधिक ऊंचाई वाले समोच्च रेखाएं पास पास। हमारी बातों को गौर से सुनिए, हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। अधिक ऊंचाई वाली समोच्च रेखाएं पास पास, कम ऊंचाई वाली समोच्च रेखाएं दूर दूर बनती है। मान लेते हैं बाबू अधिक ऊंचाई है, यहाँ पे अधिक ऊंचाई, तो समोच्च रेखाएं पास पास बनेगी। और फिर क्या होगा? कम ऊंचाई है तो रेखाएं दूर दूर बनेगा। तो इसका मतलब अवतल ढाल को प्रदर्शित करता है। तो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? किस चीज़ को मानचित्र पे दिखाएगा? अवतल ढाल को दिखाएगा। अगर कहीं पे रेखाएं मानचित्र में दिख जाए कि पास पास है और फिर रेखाएं दूर दूर बनी है, तो वह किस चीज़ को दिखाता है? अवतल ढाल को दिखाता है। आप फिजिक्स में पढ़े हैं कि अवतल दर्पण कैसा बनता है? बिल्कुल इस प्रकार से बनता है बाबू। ऊपर में ऊंचाई रहता है, नीचे में जाते जाते ऊंचाई कमते जाता है। यहाँ पे क्या है? भूमि है, तो यह क्या हो गया? अवतल ढाल हो गया। देखो ऊपर में क्या है? ऊंचाई तीव्र है बाबू, तो मानचित्र में रेखाएं पास पास खींचे जाएंगी। मानचित्र में समोच्च रेखाएं कैसे खींचे जाएंगी? जहां पे ढाल तीव्र है तो पास पास समोच्च रेखाओं द्वारा खींचा जाएगा। और जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहे हैं बाबू, तो क्या हो रहा है? ढाल कमते जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे? समोच्च रेखाएं किस प्रकार से खींचेंगे? दूर दूर खींचेंगे। तो वह किस चीज को प्रदर्शित करता है? अवतल ढाल को प्रदर्शित करता है। तथा इसके विपरीत स्थिति में उत्तल ढाल को प्रदर्शित करेगा। और इसके जस्ट अगर विपरीत रहेगा बाबू, समोच्च रेखाएं पहले क्या रहेगा? दूर दूर खींचा रहेगा, और फिर नीचे जाते जाते क्या होगा? समोच्च रेखाएं पास पास बनने लगेगी, तो वह क्या करेगा? उत्तल ढाल को दिखाएगा। और सीढ़ी नुमा ढाल के लिए दो दो समोच्च रेखाएं अंतराल में खींची जाती है। और सीढ़ी नुमा ढाल होता क्या है बाबू? आप सीढ़ी नुमा खेती के बारे में जानते होंगे कि इसको कहाँ पे किया जाता है? पर्वतों पर किया जाता है। पर्वतों पर सभी जगह क्या होता है बाबू? एरिया समान नहीं रहता है, सभी जगह समतल मैदान नहीं रहता है। तो क्या करते हैं? सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पे पानी पड़ेगा बाबू, ऊपर में पानी रहेगा तो टुघल टुघल कर सभी फसलों के बीच पानी पहुँचेगा। तो पानी पहाड़ पर जोर नहीं रहता है, तो पहाड़ पर भी खेती इस प्रकार से
कर पाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ढाल, तो सीढ़ीनुमा ढाल, तो सीढ़ीनुमा ढाल यही है बाबू। ऊपर से क्या रहेगा, ऊंचा, फिर जाते जाते फिर क्या होगा, नीचा होगा, बिल्कुल सीढ़ी के आकार का। तो सीढ़ीनुमा ढाल को किस प्रकार के समोच्च रेखाएं से दिखाते हैं, किस प्रकार से मानचित्र में समोच्च रेखाएं खींचते हैं, तो दो दो समोच्च रेखाएं अंतराल में खींचते हैं, दो दो समोच्च रेखाएं साथ में खींचते हैं, फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं गैप, फिर दो समोच्च रेखाएं समान दूरी पर खींचेंगे, फिर गैप छोड़ देंगे, फिर दो समोच्च रेखाएं समान दूरी पर खींचेंगे। बिल्कुल इस प्रकार से दो समोच्च रेखाएं खींचे, फिर छोड़ दिए, दो समोच्च रेखाएं फिर छोड़ दिए, दो समोच्च रेखाएं फिर जगह छोड़ दिए, फिर दो समोच्च रेखाएं खींचे और जगह छोड़ दिए। बिल्कुल इस प्रकार से बाबू समोच्च रेखाओं द्वारा सीढ़ीनुमा ढाल को दिखाया जाता है। दो दो समोच्च रेखाएं अंतराल में खींची जाती है, दो दो समोच्च रेखाओं के बीच क्या होना चाहिए, दूरी समान होता है, और बीच में जगह खाली छोड़ते हैं और फिर दो समोच्च रेखाएं खींचते हैं जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। पढ़ने वाले हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5वां, जो 2018 में 4 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ऊंचा वक्र प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख करें। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ऊंचा वक्र होता क्या है बाबू। ऊंचा वक्र प्रदर्शन करना क्या होता है, अपने पृथ्वी पे देखो कितने सारे भू आकृति है, भूमि पे जो भी, पृथ्वी पे जो भी आपको दिख रहा है अपने चारों तरफ पुल खंभा मकानों, सारे के सारे क्या है बाबू, भू आकृति है। इन्हीं भू आकृतियों को समतल ब्लैक बोर्ड पर कागज पे दिखा देना, नक्शा पर दिखा देना क्या कहलाता है, ऊंचा वक्र निरूपण कहलाता है, ऊंचा वक्र प्रदर्शन करना कहलाता है। इसकी प्रमुख विधियों के बारे में हमें बताना है। अपने पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के भू आकृति है बाबू, इन्हीं भू आकृतियों को क्या करते हैं, विभिन्न विधियों द्वारा क्या करते हैं, ऊंचा वक्र निरूपण करते हैं। तो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के विधियों द्वारा ऊंचा वक्र निरूपण करते हैं भू आकृतियों को। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ऊंचा वक्र निरूपण करने की कितने सारी विधियां हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऊंचा वक्र प्रदर्शन की निम्नलिखित विधियां हैं, यानी कि विधियां क्या किया गया है, नीचे दिया गया है, एक एक करके पढ़ेंगे बाबू। पहला आता है हैसुद विधि। हैसुद विधि क्या होता है, आप हमारी बातों को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। हैसुद विधि का विकास निर्माण ऑस्ट्रेलिया के कौन थे, सैन्य अधिकारी थे जिनका नाम क्या था, लेहमान। उन्होंने ही क्या किया था, हैसुद विधि का विकास किया था। उन्होंने कहा था हैसुद विधि के द्वारा छोटे महीन एवं खंडित, खंडित का मतलब टुकड़ा टुकड़ा किया गया रेखा में किसी चीज को दिखाते हैं। तो कौन सी चीज को हैसुद विधि द्वारा दिखाते हैं, तो ढाल को दिखाते हैं, यानी पानी बहने की दिशा को दिखाते हैं। तो किस प्रकार से दिखाते हैं, जहाँ पे ढाल अधिक रहेगा बाबू, किसी भी भू आकृति का ढाल अगर अधिक है तो वहाँ पे रेखाएं मोटा मोटा और गहरा गहरा रेखा में खींचकर मानचित्र में दिखाएंगे। किस प्रकार की समोच्च रेखा से, मोटा मोटा और गहरा गहरा समोच्च रेखा के द्वारा मानचित्र में दिखाएंगे। अगर कहीं पे ढाल कम है, ना के बराबर है, तो पतला पतला रेखा खींचकर मानचित्र में दिखाएंगे, पतला पतला रेखा समोच्च रेखा के द्वारा दिखाएंगे। अगर कहीं पे ढाल है ही नहीं, तो खाली स्थान है, समतल मैदान है, तो उसको क्या करेंगे, किसी भी प्रकार के समोच्च रेखा से मानचित्र पे नहीं दिखाएंगे, खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटा महीन एवं खंडित रेखाओं की सहायता से ऊंचा वक्र निरूपण किया जाता है। ये रेखाएं ढाल के दिशा में खींची जाती है। कहाँ पे खींची जाती है, कौन सी साइड में खींची जाती है, तो ढाल के दिशा में खींची जाती है। अगला है पर्वतीय छायाकरण विधि। तो पर्वतीय छायाकरण विधि होता क्या है बाबू, इसमें इस विधि द्वारा किस चीज़ को अच्छे तरीक़ा से दिखा पाते हैं और कैसे दिखाते हैं। तो इस विधि में बाबू भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम के कोने के ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। किसी भी भू आकृति पर, जैसे पेड़ खंभा मकान, किसी भी भू आकृति हो जाए, उसके उत्तर पश्चिम के कोने पर से ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करेंगे बाबू। तो ऊपर से प्रकाश पड़ेगा तो एक तरफ क्या पड़ेगा, अंधेरा अंधेरा साइड पड़ेगा, ऊपर वाला साइड क्या पड़ेगा, उजला दिखाई पड़ेगा। जैसे देखो यह हमारा हो गया, बुक हो गया। तो मैप में उत्तर पश्चिम दक्षिण कहाँ होता है, ऊपर में उत्तर होगा, इधर क्या होगा बाबू, दक्षिण होगा, पूरब होगा, इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। तो कहाँ से प्रकाश पड़ने की कल्पना करेंगे, तो उत्तर पश्चिम के कोने के ऊपर से यहाँ से टॉर्च मारेंगे बाबू। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के भू आकृति है तो यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश पड़ेगा तो ऊपर वाला भाग उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ेगा, और जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ पे क्या बनेगा, छाया बनेगा। तो छाया वाला भाग को मानचित्र में अधिक ढाल से दिखाते हैं, और जहाँ पे लाइट पड़ रही है बाबू, उजला उजला दिखाई पड़ रही है, इसको मानचित्र में क्या किस चीज़ को प्रदर्शित करती है, तो कम ढाल को प्रदर्शित करती है। उसको क्या करते हैं, हल्का आभा से भरते हैं मानचित्र में, यानी कि हल्का रंग से दिखाते हैं, हल्का छाया से दिखाते हैं। आभा का मतलब छाया, या फिर खाली ही छोड़ देते हैं, या किसी भी प्रकार का रंग से नहीं भरते हैं। तो यही बोल रहा है पर्वतीय छायाकरण विधि में। इसमें भू आकृतियों को उत्तर पश्चिम के कोने के ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। अंधेरे में पड़ने वाला हिस्सों को अधिक ढाल तथा गहरी आभा से भरते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्सों को कम ढाल हल्की आभा से भर देते हैं या खाली ही छोड़ देते हैं। यही बोल रहा है।
अगली विधि ऊंचा वचन निरूपण करने की विधि क्या है बाबू? तल चिन्ह। तो तल चिन्ह बोलते किसको है? हमारी बातों को सुनिए बाबू, गौर से और समझने की कोशिश करिए। आप इन सब परिभाषा पर ध्यान मत दीजिए, हमारी बातों को सुनिए अच्छे तरीका से। देखो, किसी भी प्रकार के भू आकृति को अगर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को माप लेंगे बाबू और प्रदर्शित कर देंगे तो वही क्या कहला गया? तल चिन्ह कहला गया। यानी कि तल चिन्ह का परिभाषा सीधा सिंपल से मतलब में आप ये समझे, समुद्र तल से किसी भी भू आकृति की ऊंचाई माप लेंगे बाबू, प्रदर्शित कर देंगे, चिन्हित कर देंगे तो वही क्या कहला गया? तल चिन्ह कहला गया। जैसे में देखो, यह हो गया समुद्र तल, समुद्र तल हो गया बाबू। यह किसी प्रकार की भू आकृति है, भू आकृति इतनी सारी है, इसको चिन्हित कर देंगे, इसकी ऊंचाई को माप करके 20 फीट, 10 फीट, 5 फीट इसकी ऊंचाई को माप के चिन्हित कर दिए मानचित्र में बाबू, तो यही क्या कहला गया? तल चिन्ह कहला गया। अगला है स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक ऊंचाई क्या होता है? तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की ऊंचाई को माप लेंगे तो वही क्या कहलाएगा? स्थानिक ऊंचाई कहलाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान को माप लेना है, किसी स्थान की ऊंचाई को माप लेना है, किसी विशेष स्थान। जैसे में हमारा घर हमारे लिए विशेष स्थान हो गया, तो समुद्र तल ये हो गया बाबू, यह हो गया समुद्र तल, यह हो गया हमारा घर जो 20 फीट है समुद्र तल से ऊंचाई। यानी कि हमारा घर कहाँ पे उपस्थित है? तल चिन्ह पे उपस्थित है। और हमारा घर हमारा गोतिया, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसन क्या किया? हमसे घर ऊंचा बना लिया और बोला कि देखो शैलेश, हम तुमसे घर ऊंचा बना लिए। और बहुत इगरा रहा है, घर ऊंचा बन के इतरा रहा है। कुछ दिन बाद आया और बोला शैलेश देखो ना, तुमसे घर ऊंचा बना लिए, लेकिन समुद्र तल से हम अपने घर की ऊंचाई को मापने में बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, हम क्या करें? तो हम उसको एक उपाय बताएं कि देखो हमारा घर समुद्र तल से मापा हुआ है, कितना फीट पर है? 20 फीट पर है। तो यह क्या हो गया? 20 फीट पे बाबू हमारा घर किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? किस प्रकार के बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है? तल चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा घर की ऊंचाई 20 फीट है, तो हमारे घर की ऊंचाई की मदद लेके तुम अपना घर की ऊंचाई माप लो। हमारे घर की ऊंचाई से तुम अपना घर कितना ऊंचा पर बनाए थे? तो वह बोला कि हम 10 फीट पे बनाए थे, तुम्हारे घर से 10 फीट ऊंचा बनाए थे हम अपना घर। तो बोले कि हमारा घर समुद्र तल से 20 फीट पर है, तुमने 10 फीट ऊंचा बना लिया, तो दोनों को जोड़ लो तो 30 फीट हो गया। तो समुद्र तल से यह किसी खास जगह, किसी स्थान जगह की ऊंचाई कितना हो गया? 30 फीट हो गया। तो यही क्या कहला गया बाबू? स्थानिक ऊंचाई कहला गया। यहाँ पे तल चिन्ह क्या हो गया? हमारा घर हो गया। यह 20 फीट पर क्या है बाबू? तल चिन्ह है। तो तल चिन्ह की सहायता लिए किसी खास विशेष स्थान की ऊंचाई को माप लिए समुद्र तल से, तो इसकी बीच की ऊंचाई को क्या बोलेंगे? स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। हम मदद किसकी लेंगे? तल चिन्ह की सहायता से लेंगे किसी स्थान को मापने में, वही क्या कहलाएगा? स्थानिक ऊंचाई कहलाएगा। अगला है त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो किसी भी तीन भू आकृति को बाबू अगर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को माप लेंगे, त्रिभुज बना करके मानचित्र पे दिखा देंगे तो वही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय स्टेशन कहलाएगा। त्रिकोणमितीय स्टेशन बोलने का मतलब क्या कि समुद्र तल से किसी तीन भू आकृति को माप कर उसकी ऊंचाई को त्रिभुज बना करके मानचित्र पे दिखा देना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय स्टेशन कहलाता है। यहाँ पे परिभाषा इतना भी लिख सकते हैं कि समुद्र तल से किसी तीन स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय स्टेशन बोलते हैं। जैसे में देखो, यह हो गया समुद्र तल किसी तीन स्थान हो गया बाबू, इसको क्या किए? त्रिभुज बना करके मानचित्र पे दिखा दिया। यह तीन क्या है? कोना है, दिखा दिए, इसकी ऊंचाई को मानचित्र पे प्रदर्शित कर दिए, तो यही क्या कहला गया? त्रिकोणमितीय स्टेशन कहला गया। तीन स्थान है, यह तीन स्थान है, इसको क्या ऊंचाई को माप लिए, मानचित्र पे त्रिभुज बना के साथ ही साथ इसकी ऊंचाई को मानचित्र पे दिखा दिए, तो यही कहलाएगा क्या? त्रिकोणमितीय स्टेशन। अगला अस्तरंजन है। अस्तरंजन बोलने का मतलब बाबू विभिन्न भू आकृतियों को मानचित्र पर अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाना ही क्या कहलाता है? अस्तरंजन कहलाता है। अपने पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के भू आकृति पाई जाती है, जैसे खंबा, पुल, मकान, ये सब क्या है? अलग अलग भू आकृति है। तो सभी भू आकृति को अगर मानचित्र में एक ही कलर से, एक ही रंग से दिखा देंगे बाबू, तो पहचानने में भी दिक्कत हो जाएगा कि कौन मकान है, कौन खंबा है, कौन पुल है, नहीं पहचान पाएंगे अच्छे तरीके से। तो क्या करते हैं? विभिन्न भू आकृति को मानचित्र पे अलग अलग रंगों द्वारा दिखाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? अस्तरंजन बोलते हैं। जैसे में समुद्र को या जल को नीले रंग से दिखाते हैं, पर्वत को बादामी रंग से दिखाते हैं, बर्फीले क्षेत्र को उजले रंग से दिखाते हैं। सभी चीज को दिखाने का तरीका अलग अलग होता है।
अगला आता है समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं होती क्या है? आपको बताए थे बाबू पिछले वीडियो में कि समोच्च रेखाएं क्या होती है। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप अच्छे से समझ लेंगे, बेहतरीन तरीका से आपको याद हो जाएगा। समुद्र तल से समान धरातल की ऊंचाई को अगर काल्पनिक रेखा से मानचित्र पर दिखा देंगे बाबू तो यही क्या कहलाता है? समोच्च रेखाएं कहलाती है। अगर दो भू आकृति की ऊंचाई अगर समुद्र तल से समान है बाबू तो मानचित्र पे मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उन दोनों भू आकृति को मानचित्र पे मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं कहलाती है। जैसे में देखो, यह हो गया बाबू अपना क्या? समुद्र तल। समुद्र तल हो गया, दो आकृति है, यह हमारा घर हो गया, हमारा दोस्त का घर हो गया। दो भू आकृति है, या मान लो खंभा भी हो सकता है। दो भू आकृति है बाबू, दोनों भू आकृति की ऊंचाई क्या है? समान है, 30-30 फीट पर है। परिभाषा को एक बार और बेहतरीन तरीका से पढ़ो। समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र तल से, समोच्च रेखाएं क्या? भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को होते हैं। यह दोनों स्थान क्या है? एक समान है, 30-30 फीट है। समुद्र तल से स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं समोच्च रेखाएं बोलते हैं। इन्हीं को अगर बाबू मानचित्र पर बाबू काल्पनिक रेखाओं के द्वारा इन दोनों भू आकृतियों को मिला देंगे तो यही क्या कहला गया? समोच्च रेखा कहला गया। सीधा सिंपल सी हमारी बातों को सुनो। जैसे में दो भू आकृति है या इससे अधिक भू आकृति है तो समुद्र तल से सभी भू आकृति की ऊंचाई को माप लेंगे। अगर सभी भू आकृति की ऊंचाई समान है, मानचित्र पे इनके बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। तो बाबू यहाँ पे वीडियो समाप्त हो गया। यह क्वेश्चन 2018 में 4 नंबर में पूछा गया था। जितना भी क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन बैंक में बाबू, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाइए प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी से, सारा का सारा वीडियो डाला हुआ है।